माँ, हमें नया काम मिला है तो आज घर आने में थोड़ी देरी हो सकती है। तुम खाना खाकर सो जाना, हमारी फिक्र ना करना। अब जल्दी चलो, कहीं वो चंदन व्यापारी काम के पहले ही दिन हम पर भड़क ना उठे। चंदन गांव का सबसे धनी और घमंडी व्यापारी था। तीनों बहनें उसके यहाँ काम करने के लिए जाने ही वाली थी। इतने में उनकी माँ घबराहट के मारे उन्हें रोक लेती है। रुको बेटा, तुम तीनों उस चंदन के यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। ये सुनते ही बड़ी बेटी राधा हैरान होकर पूछती है, पर क्यों माँ? आप तो जानती ही हो कि इस पूरे गांव में सिर्फ चंदन के यहाँ ही ज्यादा काम है। हाँ, अगर हम वहाँ काम करेंगे तो हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी। राधा और दूसरी बहन माया मिलकर माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी माँ नहीं मानती और गुस्से में उन्हें डांट लगा देती है। मैंने एक बार कह दिया ना, भले ही हम भूखे मर जाएं, पर उस चंदन के दरवाजे पर मदद मांगने कभी नहीं जाएंगे। इतना बोलकर माँ दूसरे कमरे में चली जाती है। शाम होती है। तीनों बहनें घर के आंगन में बैठकर आपस में बातचीत करती है। दीदी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, चंदन व्यापारी का नाम सुनकर इतना भड़क क्यों उठती है? मैंने कई बार माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ बताती ही नहीं है। गांव के सबसे धनी व्यक्ति से ही बैर रखेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मुझे तो लगता है माँ हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। जब भी चंदन व्यापारी की बात होती है, उनका चेहरा मुरझा जाता है। वो कितनी घबरा जाती है। सच कह रही हो मीनू तुम, हमें पता लगाना होगा आखिर बात क्या। अच्छा, अब हमें कहीं और काम देखना होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ के चूल्हा नहीं जलेगा। कल जंगल जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ से लोग लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचते हैं। मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। तीनों बहनें बहुत मेहनती और निडर थीं। चाहे कोई भी मुश्किल आए, वे तीनों कभी हार नहीं मानती थीं। काम करने का एक रास्ता बंद हुआ तो तीनों ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। रात हुई, वे लोग साधारण सा भोजन खाकर सो गई। अगली सुबह होते ही तीनों बहनें जंगल लकड़ियां लेने गई। जंगल में हर तरफ बस पुरुष लकड़हारे ही दिख रहे थे। तब छोटी बहन मीनू बोली, दीदी, आज तो जंगल में बहुत भीड़ है। मुझे नहीं लगता हमें लकड़ी का एक टुकड़ा भी मिलेगा। ये क्या मीनू, पहले दिन ही हार मान ली तुमने? इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं अच्छी लकड़ियां मिल ही जाएंगी। वे लोग एक जगह खड़े होकर बातें करती हैं। तभी माया की नजर एक सूखी लकड़ियों के पेड़ पर पड़ती है। वो देखो, उस पेड़ के पास कोई नहीं है। चलो हम वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं। इतना बोलकर तीनों पेड़ के पास जाती है। तभी वहाँ कुछ लकड़हारे इकट्ठा हो जाते हैं। ए रुको, तुम तीनों बहनें यहाँ से लकड़ियाँ नहीं काट सकती हो। क्यों भला? आखिर दिक्कत क्या है? ये हम पुरुषों के काम करने की जगह है। तुम महिलाओं का काम सिर्फ चूल्हे के पास होता है। चलो जाओ इस जंगल से, बड़ी आई हमारी बराबरी करने वाली। ये गलत है, तुम सब हमें काम करने से नहीं रोक सकते हो। जंगल किसी की निजी संपत्ति नहीं है। हाँ, यहाँ जो चाहे वो लकड़ियाँ, फल और जो भी जरूरत की चीजें हो वो ले सकता है, चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला। ज्यादा जुबान मत चला हमारे सामने। पिता का साया सर पे नहीं है, इसलिए बात करने की तमीज भी नहीं है। औरतों को घर में रहना चाहिए और पुरुषों को बाहर काम करना चाहिए। खैर, तुम्हें ये बातें कहाँ से समझ आएंगी? तुम्हारे घर में तो कोई पुरुष ही नहीं है। पिता का नाम सुनते ही तीनों बहनों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। उन तीनों ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उन्हें तो अपने पिता की शक्ल तक ठीक से याद न थी। गांव वाले उन्हें अक्सर उनके मृत पिता का ही ताना दिया करते थे। जंगल में भी ठीक वैसा ही हुआ। लोगों ने उन्हें ताने मारे और जंगल से निकाल दिया। तीनों निराश होकर रास्ते पे चल रही थी। जमाना बदल गया है, फिर भी कुछ लोगों की सोच अब तक वही पिछड़ी रह गई है। इन मंदबुद्धि लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग महिलाओं को अपने बराबर का सम्मान देने से डरते हैं। डर कैसा? इन्हें डर लगता है कि कहीं महिलाएं काम में इनसे आगे ना निकल जाए। तभी तो गांव में कोई भी महिलाओं को बाहर निकलकर काम करने नहीं देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर चूल्हा कैसे जलेगा? माँ की दवाइयाँ, घर का राशन, ये सब कहाँ से लाएंगे? पता नहीं। भगवान,
हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? एक तो पिता का साया सर से हट गया, ऊपर से अब ये दर दर की ठोकरें। मैं तो कब की हिम्मत हार जाती, पर तुम दोनों ने मुझे हौसला दिया है। अब खुद हिम्मत हारने की बात मत करो। हम कुछ ना कुछ करके एक दिन सब ठीक कर लेंगे। इतना बोलकर वे तीनों घर चली जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं। उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। घर में सारी जरूरत की चीजें खत्म हो जाती है। इसी चिंता में राधा एक दिन माया और मीनू से कहती, हमें अब कुछ करना होगा, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो कहती हूँ माँ को बिना बताए चंदन व्यापारी के यहाँ ही काम कर लेते हैं। माँ को बिना बताए काम करना मुझे सही नहीं लग रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं माया की बात से सहमत हूँ। राधा और माया के कहने पे मीनू भी चंदन व्यापारी के यहाँ चोरी छुपे काम करने के लिए मान जाती है। दोपहर का वक्त था। माँ दवा खाकर सो चुकी थी। तभी वे तीनों मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती है। अभी माँ सो रही है, 1-2 घंटे तक नहीं उठेंगी। तब तक हम चंदन व्यापारी से काम की बात कराएंगे। इसके बाद तीनों बहनें चंदन व्यापारी के घर चली जाती है। घर के अंदर पैर रखते ही चंदन उन्हें बहुत सुनाता है। तुम तीनों बहनों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? हम यहाँ काम के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। हमें कोई काम दे दीजिए। काम चाहिए तो घर के बाहर ठहर कर इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? अपने इन गरीब पैरों से मेरे घर को गंदा करना जरूरी था तुम तीनों को? ये सुनकर मीनू धीमी आवाज में माया से कहती है, माया दीदी, ये कितना घमंडी और बदतमीज आदमी है। माँ इसके बारे में सही ही कहती थी। चुप कर मीनू, उसने सुन लिया तो हमें काम भी नहीं देगा। तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं सेठ, हम बस मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। कृपया हमें अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। ठीक है, मेरा लकड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है, इसीलिए तुम तीनों हर रोज ज्यादा मात्रा में लकड़ियां लाया करना। मैं हर रोज मजदूरी दे दूंगा। पर जंगल में कोई हमें लकड़ियां काटने नहीं देता है। वो सब मेरे लिए ही काम करते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तीनों को काम मिल जाता है और तीनों खुश होकर घर चली जाती है। घर पहुंचते ही माँ उनके ऊपर सवालों की बारिश कर देती है। कहाँ गई थी तुम तीनों? अभी तो कोई काम भी नहीं है। माँ के सवालों से घबराकर मीनू बहुत हड़बड़ा जाती है। वो माँ, हम लोग व्यापारी। मीनू घबराहट के मारे सच बोलने ही वाली होती है। तभी माया परिस्थिति संभाल लेती है। माँ, हम सोच रहे थे कि हम कोई नया व्यापार शुरू कर दे, इसीलिए गांव के छोटे मोटे व्यापारियों से बात करने गए थे। पक्का यही बात है ना? कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं माँ, हम भला तुमसे कुछ क्यों छुपाएंगे? मैं हमेशा तुम तीनों के भले का ही सोचती हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई है। सही समय आने पर सब बताऊंगी। तब तक उस चंदन व्यापारी से दूर रहना। इतना बोलकर माँ खाना बनाने चली जाती है। तीनों बहनें चेहरे पे अफसोस लिए वहीं बैठ जाती है। उन्हें अपनी माँ से झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वे मजबूरन झूठ बोल रही थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण निकलते ही वे तीनों जंगल लकड़ियां काटने चली जाती हैं। इस बार उन्हें लकड़ियां काटने से कोई नहीं रोकता है, पर कुछ लोग अब भी ताने मारने से बाज नहीं आते हैं। वो तो चंदन सेठ के कारण हम सब शांत हो, नहीं तो इन तीनों को जंगल में कदम तक रखने नहीं देते। क्या दिन आ गया है, अब हमें इन कमजोर महिलाओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लोग बिना रुके बार बार उन तीनों को खरी खोटी सुनाते हैं, ताने मारते हैं। फिर भी तीनों अपना धैर्य नहीं खोती है और चुपचाप काम करती है। शाम होती है। तीनों ढेर सारी लकड़ियां लेकर चंदन के गोदाम, जहां वो लकड़ियां रखा करता था, वहां जाती है। चंदन वहां गल्ले पे बैठकर पैसे गिन रहा होता है। ये लीजिए सेठ, आज हमने बहुत लकड़ियां काटी हैं। लकड़ियां वाकई में बहुत ज्यादा मात्रा में थी, जिसे देखकर चंदन खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। एक दिन में इतनी सारी लकड़ियां काट डाली। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा।
इतना बोलकर चंदन खुशी खुशी उन्हें आज की मजदूरी दे देता है। ये लो, और हाँ, कल से थोड़ा जल्दी काम पर आना। पैसे देखकर राधा हैरानी से चंदन को कहती, ये तो बहुत कम है, बाकी लोगों को तो इससे ज्यादा मजदूरी मिलती है। हमने तो सबसे ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरी मजदूरी तो दीजिए। तुम तीनों अभी काम में नहीं हो, नए लोगों को इतनी ही पगार मिलता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो काम छोड़कर जा सकती हो। चंदन बहुत अच्छे से गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना जानता था। उसे पता था तीनों बहनों को अब भी काम की कितनी जरूरत है, इसलिए वो उन्हें काम छोड़ने की धमकी दे देता है, जिसे सुनते ही तीनों घबरा जाती है और आधी मजदूरी में ही काम करने के लिए मान जाती है। नहीं नहीं सेठ, हम काम नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही हमें आधी पगार देना, पर हमें काम से निकालने की बात ना करना। हमें इस पूरे गांव में कोई काम नहीं देता है, बस अब आपका ही सहारा है। अगले दिन से वे हर रोज समय पे काम करने जाती है और सबसे ज्यादा मेहनत करके बहुत सारी लकड़ियां काटकर चंदन के पास लाती है। दिन बीतते हैं, चंदन उन्हें कभी कभी लकड़ियां बेचने का भी काम देता है। मेहनत दुगनी थी पर रकम आधी। दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उन्हें पैसों की कमी हो ही जाती थी। एक दिन वे तीनों थक हार कर पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थीं। दिन ब दिन चंदन का जुल्म हम पर बढ़ता ही जा रहा है। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे इतनी मेहनत करवाएगा, वो भी आधी रकम में। वो बहुत कंजूस है, पैसों की कमी नहीं है उसे, पर बुद्धि तो जैसे घास चरने गई है। हे प्रभु, और कब तक हमारी परीक्षा लेगा? एक तो हम अपनी माँ से झूठ बोल रही हैं, ऊपर से हमें अपना हक भी आधा मिल रहा है। तीनों बहुत निराश हो चुकी थी। लोगों के तानों ने तीनों को अंदर से तोड़ दिया था। दुगनी मेहनत और भरपूर खाना ना मिलने के कारण तीनों काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए काम करते करते कुछ देर के लिए वही पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ता है। आसमान में काले बादल छाते हैं, जोरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। तूफान आ रहा है, लगता है देर तक बारिश होगी। जल्दी घर चलो। बारिश से बचने के लिए तीनों बहनें फौरन अपने घर चली जाती हैं। बारिश का रंग गांव में कुछ ऐसा जमा कि लगातार 2 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही थी, लगता है इसलिए बारिश भी अपना कहर बरसा रही है। माँ, तुमसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। क्या पूछना है? पूछ। दरअसल माँ, हम तीनों बहनें ये जानना चाहती हैं कि आखिर तुम उस चंदन से इतनी घृणा क्यों करती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चंदन का नाम सुनते ही माँ गुस्से से फिर से आग बबूला हो उठती है। नाम मत ले उस पापी का, भगवान उस जैसा भाई किसी को न दे। भाई, माँ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस मुझे वह इंसान पसंद नहीं है। वो किसी शैतान से कम नहीं। अब से कभी मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। माँ उस वक्त भी उन्हें सच नहीं बताती है और इधर उधर की बातें करके उन्हें टाल देती है। दिन दिन बारिश छूटने के बजाय और तेज हो जाती है। बाहर लोग शोर शराबा करने लगते हैं, जिसे सुनकर राधा, माया और मीनू घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? बाहर गांव के कुछ जरूरतमंद लोग जमा हुए थे। इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। घर की छत, दीवारें हर वक्त गीली रहती है। अब तो छत से पानी भी टपकने लगा है। हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मानो तूफान और हवाएं घर का दरवाजा तोड़कर भीतर ही घुस जाएगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अब तो बारिश का कहर कुछ ऐसा बरसा कि 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती है। लोगों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए। भूखमरी के कारण गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। तीनों बहनों से अपने गांव की यह हालत देखी नहीं गई। इस वो बारिश में ही समस्या का हल ढूंढने जंगल निकल पड़ी। हम जंगल क्यों आए हैं? दीदी, गांव में सबका बुरा हाल है और आप काम करने का सोच रही है? नहीं, मैं लकड़ियाँ काटने नहीं बल्कि मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय लगाने आई हूँ।
वो कैसे? चलो मेरे साथ। इतना बोलकर राधा दोनों को जंगल की ओर गहराई में लेकर जाती है। जंगल के थोड़े अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। ये देखो, ये पेड़ कितना बड़ा है। जब हम लकड़ियाँ काटते थे तब मेरी नजर इस पेड़ पे गई थी। ये पेड़ हमारी कैसे मदद कर सकता है? जरा ध्यान से देखो, इस पेड़ की पत्तियां कितनी घनी हैं। मैं सोच रही थी कि हम इसके ऊपर एक छोटी सी रसोई बनाकर लोगों के लिए खाना बनाएं। ये सुझाव अच्छा लग रहा है। अभी गांव में सब बाढ़ से परेशान हैं। भूखमरी सबकी हिम्मत तोड़ रही है। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। राधा का सुझाव रंग लाया। उन तीनों ने पेड़ के ऊपर पत्तियों की एक छोटी सी रसोई बनाई और वही खाना पकाने लगी। शाम होते ही तीनों पका हुआ अनाज लेकर गांव लौटी और सभी भूखों को खाना खिलाने लगी। कितने दिनों बाद खाना नसीब हो रहा है। भगवान तुम तीनों बहनों को हमेशा खुश रखे। जिस गांव में औरतों को मामूली माना जाता है, आज उसी गांव की 3 औरतों ने पुरुषों को भी मात दे दी। आज तो मुझे भी समझ आ गया, औरत ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आज मेरी सारी पिछड़ी सोच खत्म हो गई। जिन गांव वालों के मुंह से तीनों बहनों ने आज तक बस ताने सुने थे, आज उन्हीं के मुंह से तारीफ सुनकर उन्हें एक अलग ही सुकून का अनुभव हो रहा था। तीनों बहुत खुश हो चुकी थी। गांव वाले अब उन तीनों को काफी सम्मान देने लगे थे। एक दिन तीनों अपनी पेड़ की रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत ताकत बची है। ला, मैं भी तुम तीनों की खाना बनाने में थोड़ी मदद कर देती हूँ। इतना बोलकर माँ मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगती है। कुछ देर में भोजन पककर तैयार हो जाता है। वे सब मिलकर गांव वालों के लिए भोजन लेकर जाने लगती है। तभी अचानक रास्ते में एक आवाज आती है। राधा रुको, मुझे भी भोजन चाहिए। मेरे घर भी चूल्हा नहीं जल रहा। आवाज सुनते ही माँ पीछे मुड़ती है और चंदन को सामने देखकर हैरान हो जाती है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बहना, तुम भी इसी गांव में रहती हो, कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अपने इस लालची जुबान से मत बोल मुझे बहना। दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। उन्हें बात करता देख राधा पूछती है, माँ, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम तीनों मेरी बहना की बेटी हो। मैंने तो आखिरी बार तुम्हें बचपन में देखा था। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा मामा। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या ये सच कह रहे हैं? माँ, आज हमसे कुछ न छुपाना। हम और अंधेरे में नहीं रहना चाहती है। रिश्ते का आधा सच तीनों बहनों के सामने आ चुका था। इसलिए वे तीनों और सच जानने के लिए अपनी माँ से जिद करने लगती है, जिस कारण माँ उनसे सच कह देती है और सारे राज से पर्दा उठ जाता है। हाँ, ये सच है। ये चंदन तुम्हारा मामा और मेरा इकलौता भाई है। तुम्हारे पिता बीमारी के कारण हमें छोड़कर चले गए थे। तुम तीनों बहुत छोटी थी, कोई सहारा नहीं था। तब मैंने मदद के लिए अपने भाई का दरवाजा खटखटाया था। और मैं बदनसीब पापी इंसान पैसों के घमंड में चूर होकर अपनी ही बहन को खाली हाथ दरवाजे से लौटा दिया था। आज जब पैसे होने के बाद भी भूख की मार पड़ी है, तब अक्ल ठिकाने आई है। चंदन अपनी गलती का पछतावा कर रहा था, फिर भी माँ का गुस्सा तनिक भी ठंडा नहीं हो रहा था। वो गुस्से में तीनों बेटियों को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही राधा अपनी माँ को समझती है। माँ, भले ही मामा जी ने जरूरत के समय हमसे मुंह मोड़ लिया, पर हम तो ऐसे नहीं है ना। हाँ माँ, हम तो गैरों का भी पेट भर रहे हैं। वो तो फिर भी अपने हैं। माफ कर दो माँ उन्हें और भोजन दे दो। बेचारे भूखे तड़प रहे होंगे। ये सब सुनकर एक बहन का दिल पसीज जाता है और वो फौरन खाना लेकर चंदन के घर जाती है। ये लो भैया, खाना खा लो। बहन के हाथों में खाना देखकर चंदन भावुक हो उठता है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर देना बहना, मैं गलत था।
आज मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। आज से मेरा सारा कारोबार मेरी तीनों भांजियां संभालेंगी। हम सब साथ रहेंगे। चंदन ने जो कहा वो किया। वक्त की मार ने उसका घमंड तोड़ दिया था। अब वो सब एक साथ रहने लगे और तीनों बहनों ने सारा व्यापार संभाल लिया। गांव की उन्नति हुई और छोटी सोच रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।